नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल से। तारीख थी 3 अगस्त 2022। 3 तारीख को थाना काला ढूंगी के बैल पड़ाव क्षेत्र में एक रिसॉर्ट है, बक्सेंट रिसॉर्ट, पवलगढ़, बैल पड़ाव। ये उसका पूरा पता है। रात में कालाढूंगी पुलिस को ये सूचना मिली कि वहां के कर्मचारी 54 साल के गिरीश चंद्र त्रिपाठी की रिसॉर्ट के ही एक कमरे में चाकुओं से बुरी तरह गोद कर हत्या कर दी गई। मौके पर एसपी सिटी हल्द्वानी, क्षेत्राधिकारी रामनगर, थानाध्यक्ष कालाढूंगी राजवीर सिंह नेगी और चौकी प्रभारी बैल पड़ाव वीरेंद्र बिष्ट के अलावा सारी टीमें पहुंच गईं। ये जिला हल्द्वानी है। डॉग स्क्वाड गया, क्राइम ब्रांच गई, एफएसएल गई, बॉडी को देखा गया। ड्राइवर्स रूम में वो उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर 20-25 गहरे चाकू के निशान थे। गर्दन काटी गई थी। सीसीटीवी फुटेज जो रिसॉर्ट के अंदर लगे हुए थे 2-3, उनसे कोई बात समझ में आ नहीं रही थी, क्योंकि ड्राइवर्स रूम और जो इस तरह के उनके यहाँ के कर्मचारियों के रहने के कक्ष होते हैं, वो कवर नहीं करता था उनका सीसीटीवी कैमरा। पुलिस ने लाश का पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जांच पड़ताल शुरू की। एक टीम बनाई गई। टीम में राजवीर सिंह नेगी थे, बीरेंद्र सिंह बिष्ट थे, सब इंस्पेक्टर विजय कुमार चौकी प्रभारी कोटबाग थे और बहुत ढेर सारे लोग इस टीम में लगाए गए कि इस हत्या का पता लगाया जाए, क्योंकि रिसोर्ट के प्रबंधन ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध गिरीश चंद्र त्रिपाठी की हत्या की एफआईआर लिखवाई थी। पुलिस की 2 टीमों ने सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले, रिसॉर्ट के भीतर के भी, रिसॉर्ट के एंट्री के भी और रिसॉर्ट के कैंपस के बाहर जो सीसीटीवी लगे थे उनसे कोई बात पता नहीं लगी। उस कमरे में आने जाने वालों पे, यानी वो जो कैमरा उसके भीतर लगा था, ड्राइवर्स रूम के आने जाने वालों पर वो नजर नहीं रखता था, यानी उसमें वो कैद नहीं हो पाया कि वहां की एक्टिविटी क्या हुई होगी। पुलिस परेशान थी, घरवाले आ गए, किसी से रंजिश, कोई प्रोफेशनल रंजिश, किसी तरह की बात परिवार वालों ने नहीं बताई। सामान्य रूप से होटल में काम करके परिवार का जीविकोपार्जन करने वाला व्यक्ति था राजेंद्र त्रिपाठी, और काफी लंबे समय से इसी रिसॉर्ट में काम करता था। जब कहीं से कुछ पता नहीं लगा और किसी इनमेट का ड्राइवर्स के रूम की तरफ जाने का कोई सुराग नहीं लगा, कर्मचारी ही वहां आते जाते रहे गैलरी के बाहर जो कैमरा कवर कर रहा था, किसी इनमेट का, किसी रिसॉर्ट के किसी आदमी का वहां आने जाने का कोई सुराग सीसीटीवी फुटेज पे नहीं आया। पुलिस की पेशानी पर बल पड़े, क्योंकि इतनी बेरहमी से हत्या सामान्य रूप से, जो मेरा पुलिस का एक्सपीरियंस है,
कि लंबी रंजिश, गहरी रंजिश, आशनाई, इस तरह के मामलों में ही इतनी बेरहमी से हत्या की जाती है। पुलिस ने सभी शिफ्टों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को उसी रात उनके घरों से बुलवा लिया। एक सब इंस्पेक्टर और दो दो कांस्टेबल्स की टीम से रात भर में सभी से इंटरोगेट करने के लिए कहा गया। अगले दिन दोपहर तक एक बात ये पता लगी कि उनके यहां अमन सैनी नाम का एक होटल कर्मी है, जिससे होटल के सारे कर्मचारी चाहे जिस स्तर के हों कुछ न कुछ छेड़खानी करते रहते हैं। उसका किसी निकनेम से बुलाते हैं, कभी कोई उसे पीछे जैसे तड़ी मारना कहते हैं, तड़ी मार देता है, वो चिल्लाता है, लोग हंसते हैं। कभी खाने का सामान वो लेके आता है, उसको हटा देते हैं। सोते समय कोई उसकी चद्दर खींच लेता है। इस तरह से लगभग सभी कर्मचारी उससे कोई न कोई कहा तो ये गया कि हंसी मजाक के नाम पर, लेकिन कोई न कोई शैतानी, कोई न कोई उसके साथ हरकत हर दिन कोई न कोई करता ही रहता है। और जिसको कहते हैं कि उससे इस तरह की हरकत करके सभी मजा लिया करते थे। बात हालांकि कोई बहुत बड़ी लीड नहीं थी, सिर्फ ये था कि इस आदमी को भी थोड़ा टटोला जाए। बात तो सब हंसी मजाक वाली ही बता रहे थे, सारे कर्मचारियों ने बताया कि साहब उससे सभी मजाक करते थे, कभी कभी बड़े फूहड़ मजाक कर देते थे, उसके कपड़े गायब कर देते थे, वो चिल्लाता था, उसके बाद फिर वो तमाम तरह की गालियां देता था। पुलिस ने उसको बुलवाया, थाने पर ले गई, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, पानी पिलाया और उससे कहा कि तुमसे सारे लोग मजाक करते हैं, क्यों मजाक करते हैं, कोई वजह तो होगी, कोई किसी रिश्ते से बुलाने लगता है, कोई किसी रिश्ते से बुलाने लगता है। उसने ये कह के टाल दिया कि नहीं साहब, लोग मजाक करते हैं, मैं भी बुरा नहीं मानता, और इसी बहाने कुछ न कुछ हंसी मजाक हो जाता है। इस तरह की बातें उसने बताई। फिर पुलिस ने कहा कि तुम अपने कपड़े कहाँ रखते हो, होटल में किस कमरे में रखते हो। सबको अलग अलग अलमारियां मिली थी, जो इनबिल्ट अलमारियां होती हैं ताला चाबी से अपने पर्सनल सामान रखने के लिए, और जो ड्रेस पहनी जाती है होटल में काम करते समय वो रखने के लिए। लोग आते हैं, अपने पर्सनल कपड़े उतार के होटल की वो जो ड्रेस है वो पहन लेते हैं, उसमें जो जो चीज़ें मिलती हैं वो पहन लेते हैं, जाते समय अलमारी से अपने ओरिजिनल कपड़े निकाल कर पहन के घर चले जाते हैं। छोटे मोटे हिसाब की कॉपी, किताब, पेन, इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा कोई घरेलू सामान नहीं, लेकिन कुछ सामान उसमें रखते हैं। नहाने धोने की, कभी कभी शादी के लिए जब बड़ी बड़ी बुकिंग हो जाती है रिसॉर्ट की, तो 24 घंटे 48 घंटे भी रुकना पड़ता है, तो उसमें मंजन, ब्रश, इस तरह की चीज़ें, अंडर गारमेंट्स अपने पुरुषों के जो हैं, बनियाइन और अंडरवियर, ये सब रखने की छोटी छोटी जगह सबको दी गई है। इतना पूछने पर कि तुम अपना कपड़ा सामान कहाँ रखते हो, वो अचानक सीरियस भी हो गया और घबरा भी गया। पुलिस उसे अपने साथ थाने से फिर होटल ले गई। उसका वो अलमारी उसकी खुलवाई गई। उसमें रखे हुए एक कपड़े में खून के छींटे थे। पुलिस उसे अपने साथ ले आई, फिर उसे थाने पर लाया गया। उससे पूछा गया, ये खून के छींटे कहां से आए। वो एकदम शांत हो गया और जैसे कहते हैं एक चुप हजार चुप।
पुलिस का काम हो गया था। थोड़ा सा और उससे बातचीत करने पर वो टूट गया और उसने बताया कि साहब, मैं रोज रोज की हंसी मजाक से तंग आ गया था, आजीज आ गया था। मैं न घर से मजबूत हूं, न शरीर से मजबूत हूं, न मेरा कोई मुझे बैक करने वाला है, न हमारी मैनेजमेंट भी, अगर हम शिकायत भी करेंगे तो सब मजाक में ही लेंगे, क्योंकि सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं इस रोज रोज के तानों से, ताना तो नहीं एग्जैक्टली, हंसी मजाक से परेशान हो गया था। जिसकी जो मर्जी है वो कहता था, तमाम रिश्तों के नाम से बुलाते थे। कोई पैंट पकड़ के खींच रहा है, कोई जो हम वर्दी पहनते हैं उसकी जेब फाड़ दे रहा है, इस तरह के मजाक मुझसे किए जाते थे। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन पिछले एक महीने से मैं परेशान था कि इसे कैसे रोकूं। मुझे कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा था। 3 अगस्त 2022 की बात है। मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा रखा था। इसी बीच दो लोग, एक गिरीश चंद्र त्रिपाठी और दूसरे राजेंद्र डोभाल, ये दोनों लोग मेरा मोबाइल जहां चार्जिंग में लगा हुआ था, मेरा चार्जर निकाल लिया, मोबाइल को नीचे गिरा दिया और आवाज दे के कहा, अपना मोबाइल उठा लो, मेरा चार्ज हो जाएगा तो मुझसे चार्जर ले जाना। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने कहा कि ये मजाक अब अच्छा नहीं लगता मुझे। तुम्हें अगर लेना था मुझसे पूछ लेते। वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है, 5 मिनट 10 मिनट में और उसको चार्ज कर लेता, तब तक तुम ले जाते, चार्ज कर लेते। इस पर उन लोगों ने फिजिकल बदतमीजी शुरू कर दी। मैंने उसी दिन ठान लिया, इन दोनों की हत्या करूंगा और ऐसे करूंगा कि किसी को पता न लगे, ताकि आइंदा से कोई कभी मजाक किसी के साथ न करे। उन्होंने बताया कि गिरीश चंद्र त्रिपाठी बहुत मजबूत कदकाठी का था, वजनदार था, और डोभाल, राजेंद्र डोभाल, बहुत दुबला पतला था। मैंने सोचा कि पहले त्रिपाठी को मारना उचित होगा, क्योंकि डोभाल को मैं किसी भी समय मार दूंगा तो वो उठ के जवाब भी नहीं दे सकता। लेकिन राजेंद्र त्रिपाठी के ऊपर वार करने में जरा सी चूक हो जाए तो ये मुझे भी मार डालेगा। मैंने उस दिन पूरा प्लान बनाया। मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा था। गिरीश त्रिपाठी हर दिन गार्ड रूम में सोता था, लेकिन वहां और लोग भी सोया करते थे। ड्राइवर रूम ऐसा था जिसमें कभी कभार कोई किसी की गाड़ी हो और वो ड्राइवर उसके साथ हो तो उस ड्राइवर को वहाँ सोने की जगह दी जाती थी। अगर जो डॉर्मेट्री है वो भरी रहती थी तो उसको दे दी जाती थी, अदरवाइज वो खाली रहता था। मैंने बहुत प्यार से गिरीश त्रिपाठी से ये कहा कि क्यों इन लोगों के बीच में सोते हो, मैं ड्राइवर्स रूम का ताला खोल देता हूं, आराम से पंखा चला के सो जाओ। अगस्त में खाली पंखा चलाने से ही काम चल जाता है पहाड़ी जगह पे। उसने कहा हाँ, ये बात सही है। आज गार्ड रूम में भीड़ बहुत ज्यादा है, ड्राइवर रूम में ही सोएंगे। उसको ले गया, बिस्तर वहां लगा हुआ था और उसने कहा कि मैं
बीड़ी लेकर आता हूँ, बीड़ी पी के तब सोएंगे, मैं भी यहीं सोऊंगा। गिरीश त्रिपाठी एकदम राजी हो गया। मैं बीड़ी लेने के बहाने बाहर रिसोर्ट के किचन में गया। वहाँ एक स्टील का और एक लोहे का चाकू, बेल्ट के भीतर दबा के और ऊपर जो शर्ट पहनी थी उससे छिपाकर भीतर ले गया। मैंने उसको बीड़ी दी और बीड़ी जलाने के बहाने उसके पास पहुंच गया। बीड़ी उसकी जला के जलती हुई माचिस को कमरे के बाहर फेंकने के लिए या कमरे के डस्टबिन में फेंकने के लिए मैं मुड़ा, और इसी बीच में मैंने अपना चाकू निकालकर अपने तकिए के नीचे रख लिया। बीड़ी पीकर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जब सोने लगा और लगभग 10 मिनट 12 मिनट उसके सोते हुए हो गए, तो मैंने एक हाथ से तकिया लिया, दूसरे हाथ से वो लोहे वाला बड़ा चाकू जो किचन से ले आया था, अपने तकिए के नीचे छिपाया था, उसे हाथ में लिया। एक हाथ से वो तकिया उसके मुंह पर रखकर दबाया और दूसरे हाथ से ताबड़तोड़ 10-12 चाकू उसके सीने और पेट में मार दिए। हालांकि मैंने बहुत सावधानी बरती थी, लेकिन फिर भी खून के थोड़े छींटे मेरे कपड़ों पर आ गए। फिर मैं जो उसके मुंह पर मैंने जो तकिया लगाया था, मैं उसके ऊपर बैठ गया। देख लिया कि छींटे पड़े हुए हैं खून के। फिर मैंने बेखौफ होकर उसे 15-20 चाकू और मारे। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। जब मुझे लग गया कि अब ये मर चुका है, तो मैं बाहर निकला। इधर उधर थोड़ा बहुत काम किया। दोनों चाकुओं को वहां से निकालकर जो मेन होल था रिसॉर्ट का, जहां रिसॉर्ट का पूरा पानी जाता है, उसमें डाल दिया। तकिए को ठीक उसी तरह लगा दिया अपने वाले बेड पर जैसे पहले था। दरवाजा खोला और जोर जोर से शोर मचाने लगा। मर्डर हुआ, मर्डर हुआ। सारे लोग टूट पड़े। सबने देखा कि किसी ने इसको चाकू मार दिया। मेरे दिमाग में यह था कि इसको मारने के बाद गार्ड रूम में मैं जाकर और राजेंद्र डोभाल को 2 चाकू भी मारूंगा तो वो मर जाएगा। बहुत दुबला पतला कमजोर सा आदमी है। मैं पहले वहां से गार्ड रूम में गया, लेकिन ये देखा कि राजेंद्र के साथ 2 लोग और वहां बैठे हैं और सब जग रहे हैं। मैं चुपचाप वहां से लौट आया। मैंने ये सोचा कि जब तक इसके बारे में हल्ला गुल्ला होगा, 1-2 दिन में राजेंद्र डोभाल को भी खत्म कर दूंगा। हल्ला मचा, पुलिस आई और किसी का शक मेरे ऊपर नहीं किया। मैंने सोचा अब मेरा काम हो गया, इसके बाद राजेंद्र को मारूंगा। लेकिन तभी पुलिस ने मुझे घर से बुलवा लिया, पूछताछ शुरू की और मेरी शर्ट मेरी अलमारी से बरामद कर ली, जिसमें खून के छींटे पड़े हुए थे। पुलिस ने अमन सैनी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और जो अजीब सी सनसनी मची हुई थी कि कौन आदमी बाहर से भीतर आकर इसको मारकर चला गया। आज की घटना देखिए, एक बहुत सामान्य बात है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी समूह में,
किसी डिपार्टमेंट में जहाँ ज़्यादा लोग समूह में काम करते हैं, वहाँ किसी न किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर लिया जाता है। आप भी देखिए अपने आसपास, आस पड़ोस, एक व्यक्ति को कोई सारा समूह मिलकर टारगेट कर लेता है, उसको चढ़ाता है, उस पे टॉन्ट करता है, आते जाते कभी कभी भद्दे मजाक भी कर लेता है। ये एक समूह की प्रवृत्ति होती है। जहां इस तरह से समूह में लोग, कोई माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन होटल में काम करने वाले, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले, किसी दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जिनमें लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, मैनुअल काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ किसी न किसी एक को टारगेट कर लेते हैं। और टारगेट कौन आदमी होता है? शायद वो सबसे कमज़ोर होता होगा उस समूह का, जिसके बारे में लोगों को अच्छी तरह जानकारी होती है कि ये किसी अधिकारी से शिकायत भी नहीं कर सकता। उसकी आदतों से लोग वाकिफ होते हैं कि ये रिएक्ट भी नहीं करेगा, ये कोई फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए उसे हर कोई आते जाते चिढ़ाता है, बुलाता है, अलग अलग नामों से बुलाने लगता है, या कोई एक नाम फिक्स हो गया है उससे बुलाता है। उसका टिफिन कभी कभी गायब कर देता है, कभी कभी टिफिन भी खा जाता है, या खाते समय उससे रोटी पराठा छीन लेता है, इसलिए क्योंकि वो कहीं कहेगा नहीं। उसका बैग गायब कर देना, उसकी मोटरसाइकिल की चाबी अपनी जगह से हटा देना, किसी निकनेम से बुलाना, तो बहुत तरह की शरारतें हैं जो उस टारगेटेड आदमी के साथ की जाती हैं। ये शिकायतें बहुत पढ़े लिखों का समूह है तो बहुत हल्की फुल्की होंगी, पर टारगेट कोई न कोई आदमी जरूर होता है। और उस आदमी से सभी, और कभी कभी जब सब लोग करते हैं वो हंस के टाल जाता है, तो सीनियर लोग भी उसे उसी नाम से नाम रख देते हैं, उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे एक कहावत कही, बड़ी फेमस कहावत है कि गरीब की बीवी गांव की भौजाई। यानी गांव का कोई गरीब आदमी है जो न किसी को मार सकता है, न पीट सकता है, न पुलिस में शिकायत कर सकता है, न कहीं जा सकता है। अगर उसकी नई पत्नी है तो उसे पूरे गांव को मजाक करने का, जैसे कह सकते हैं ना कि गरीबी उसका सर्टिफिकेट है, इसलिए पूरा गांव उससे मजाक करेगा, उम्र में उससे छोटा हो, उम्र में उससे बड़ा हो, क्योंकि वो गरीब की बीवी है। यानी वो गांव भर की भौजाई या गांव भर की भाभी है, जिससे मजाक करने का लाइसेंस उन्हें प्राप्त है, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, वो बोल नहीं सकता, वो गोली नहीं मार सकता, वो लाठी डंडा लेके दौड़ा नहीं सकता, इसलिए गरीब की बीवी गांव की भौजाई। ये कहावत है, वो बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। इसी तरह किसी व्यक्ति को अगर हमेशा छेड़ा जाएगा, हमेशा मजाक बनाया जाएगा, तो एक दिन वो अमन सैनी की तरह व्यवहार जरूर करने लगेगा। आज ही जाकर करेगा, परेशान होकर करेगा, रिएक्शनरी होकर करेगा, पर करेगा जरूर। इसलिए किसी के प्रति सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार, मैं उसे कहूंगा, एक सीमा तक ही करिए, हंसी मजाक तक ही उसे सीमित रखिए, ताकि उसे चोट न पहुंचे, उसका दिल न दुखे, वो परेशान न हो। ऐसा चाहे आप अपने घरेलू नौकर के साथ करें। 15 आदमियों का परिवार है, एक घरेलू नौकर है, रोज सुबह शाम जो आ रहा है उसको छेड़ रहा है, मजाक कर रहा है, उसका मजाक बना रहा है, उसका कुछ नाम रख दे रहा है, ऐसा मत करिए। चाहे मोहल्ले का चौकीदार हो, मोहल्ले का कोई कॉमन ऐसा व्यक्ति जो किसी समूह के लिए काम करता हो, किसी के साथ
दुर्व्यवहार कभी मत करिए, चाहे आप इस दुर्व्यवहार को हंसी मजाक की ही संज्ञा क्यों न देते हों, लेकिन ऐसा व्यवहार मत करिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।